गीत विरह के ना गाए जिसने, वो जाने कैसे चलना क्या है। गीत विरह के ना गाए जिसने, वो जाने कैसे मिलना क्या है। जिसने पतझड़ देखा ना हो, वो जाने कैसे खिलना क्या है। पतझड़ संघर्ष की रास्ते पर चलते हुए शब्दों के सुंदर फूल खिलाने वाले एक महान साहित्यकार से आज साहित्यिकी में आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, जो न केवल एक समर्पित शिष्य रहे, एक उत्कृष्ट गुरु रहे, बल्कि शिखर आलोचक के रूप में भी उनका नाम साहित्य की दुनिया में अमर हो गया है। हमारे साथ हैं महान साहित्यकार, शिखर आलोचक, एक बेहद खूबसूरत कवि डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका साहित्यिकी में। आपकी साहित्यिक यात्रा कैसे शुरू हुई ये सवाल तो हम करेंगे ही, लेकिन जो आपका सबसे प्रिय विषय है और आपकी स्मृतियों में जो बहुत सुंदरता के साथ आता है, आपका गांव, आपका प्यारा बिस्तो जी, उससे शुरुआत करते हैं। उस गांव की स्मृतियां कैसे आपके मन में आती हैं? देखिए, मेरा गांव बिल्कुल नेपाल की तराई में, उसको तराई कहते हैं। मेरे गांव से करीब 10 कोस की दूर पर, हमारे यहाँ कोस चलता है, तो मतलब 20 किलोमीटर की दूरी से नेपाल शुरू हो जाता है। मेरे घर के दरवाजे पर अगर खड़े होकर के खड़े हों तो आपको हिमालय की पहाड़ियाँ आपको दिखलाई पड़ेंगी। और सबसे नज़दीक जो आवागमन के साधन का रेलवे स्टेशन है गैंसड़ी, करीब 20 किलोमीटर पड़ता है। तो बरसात के दिनों में मेरा गांव दुनिया से कट जाता था, वहाँ कोई आ जा नहीं सकता था। इसी नदियाँ पड़ती थीं, भांभर पड़ता है। स्रोतों के कई नाम होते हैं गांव में, वो साहित्यिक भाषा में नहीं है। तो अब मेरे गांव की जो याद है मुझे, सबसे पहली याद ये है कि चांदनी रात में मैं अपनी माँ के साथ मैं लेटा हूँ और चांदनी चारों ओर है। तो मुझे लगता था कि जो चांद और चांदनी है वो कोई जीवित चीज़ है, ऐसा नहीं लगता था कि कोई अजब चीज़ है। और मुझे ऐसा लगता था जैसे कि वो चांदनी मैं खा रहा हूँ, वो मैं पी रहा हूँ, मुझसे बोल रही है। बच्चों के लिए जो चीज़ें होती हैं बचपन में वो सजीव होती हैं। जैसे अगर आप कोई ये, जैसे अब हमने बचपन में स्कूल में पढ़ी थी कि चुन्नू मुन्नू हैं दो भाई, पता नहीं आप लोगों ने पढ़ी नहीं पढ़ी, हम चुन्नू मुन्नू हैं दो भाई, इसकी अम्मा उसकी ताई, दोनों खेल रहे हैं ऐसे। चुन्नू ने जब पटका उसको और दबा कर दबका उसका, चुन्नू रोया ही, मुन्नू रोआ हो। तो ये लगता था कि चुन्नू मुन्नू जो हैं ये सचमुच हैं, वो कैरेक्टर किताबी कर आवाज़ लगता है कि वो तो नहीं है। जो बचपना होता है बेटा, वो कई मामलों में बड़ा समृद्धतर होता है। जिंदगी के हिसाब से वो ज़्यादा खूबसूरत होता है और ज़्यादा भरा पूरा होता है। बड़े होने पर ये लगता है कि ये तो सब झूठा था, ये तो सब भरम था, लेकिन बचपने में वो सब चीज़ें अलाइव लगती हैं, जिंदा लगती हैं, और आप उन सब के साथ रहते हैं। तो इसलिए बचपना और गांव, चांदनी, ऐसे कितने पेड़ पौधे, ऐसी कितनी वनस्पतियाँ, एक चिकवन होता था, एक पुनवन होता था, कोइयाँ होती थी, कुमुद होते थे, कम। अब ये जो किताबों में, साहित्यों में आजकल इनकी दिखलाई नहीं पड़ता, वो सब होते थे, चारों तरफ होते थे। बरसात का पानी, उसमें कैसी आवाज़ होती है,
तालाब के जल की कैसी गंध होती है। ये कुमुद जिसे कोइयाँ कहते हैं, उसको सूंघो तो कैसी खुशबू आती है। तो वैसे आपकी जो किताब है नंगा तलाई जी का हाँ, जी गाँव, हाँ, जी हाँ, उसे सब स्मृति लिखा है आख्यान। मैंने, उसे सब लिखा है मैं जानबूझ के मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी किसी किताब का नाम न लूँ। कोई दूसरा लें तो अच्छा है, मैं खुद नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं अवॉइड कर रहा था उस किताब का नाम। तो ये है बेटा, ठीक है, उसमें लिखा है मैंने। हाँ। जी जी जी। और विधिवत स्कूल तो कोई था नहीं, कोई बड़ी इमारत नहीं थी, एक ना, शिवाला से आपकी पढ़ाई गया शुरू हुई प्रसाद थी। शिवाला था। जी। तो वो शिवाला था, शिवालय था। वो बिस्कोहर एक ज़माने में मेरा गांव व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, मेरीवल के, यानी मैं अनुमान करता हूँ कि वो व्यापारी स्तर रहा होगा। तो वहाँ एक बहुत बड़े सेठ से गया प्रसाद, तो उन्होंने वो शिवाला बनवा रखा था। तो पंडित रक्षाराम थे, तो वो तनख्वाह नहीं थी उनकी। हम लोग का ऐसा नहीं पढ़ाई थी, अपना जाते थे पट्टी लेकर के काठ की और बैठ जाते थे खड़िया उड़िया लेकर के। वो गांव से आते थे, तनख्वाह नहीं थी उनकी कोई बंधी हुई, न कोई ये कि एकादशी के दिन कुछ चावल मिल गया या कुछ श्राद्ध हो गया या किसी ने कुछ दे दिया, तो वही उनकी तनख्वाह थी। और उसी में हमारी पढ़ाई शुरू हुई थी। गांव में एक प्राइमरी स्कूल था, मिडिल स्कूल नहीं था, कोई नहीं था। तो ये था कि वहाँ डिप्टी साहब आते थे इंस्पेक्शन लेने के लिए। तो डिप्टी साहब आते थे तो शाम को मैंने देखा लोग उनके सेवा में पपीता खिलाते थे उनको। तो मेरे मन में उत्साह आता था कि अगर मैं ऐसे डिप्टी हो जाऊँ तो मैं भी पपीता खाने को लोग मुझे देंगे, ये लगता था मुझे। आप बहुत अच्छे स्टूडेंट थे और जब कानपुर गए तो वहाँ पर भी लोगों ने आपकी पढ़ाई में मदद की और आप पढ़ भी रहे थे, लेकिन फिर आपको लगा फिल्मों का शौक। अरे नहीं, बताता। हुआ ये कि अब बड़ा किस्सा बेटा अलग है। कैसे मैं पढ़ाई कर गया, मेरे आसपास जवार में, जवार एक लफ्ज़ गांव में बोला जाता है, एरिया लोग जवार, जवार में कोई, जब कोई आदमी दर्जा 4 पास कर लेता था तो बड़ा बड़ी विद्वान माना जाता था। पता नहीं किस तरीके से क्या हुआ, हमारे गांव में एक लाइब्रेरी खुली थी। तो उस लाइब्रेरी में किताबें लेकर मैं पढ़ता था। तो उसमें जो हीरो होता था, वो जैसा कि पुराने ज़माने के हीरोज़ होते थे, वो टीवी होती थी, मर जाते थे, तो वो प्रोफेसर था हीरो। तो मेरे मन में तो प्रोफेसर बनना चाहिए, रोमांटिक। तो इसके बाद मैं पता नहीं कैसे पढ़ लिख गया, बलरामपुर चला गया, बलरामपुर से कानपुर पढ़ने चला गया। मुझे समझ में आता है, आज छोड़ के मैं नहीं कर पाऊँगा। तो वहाँ मुझे स्कॉलरशिप मिलने लगी और 44 में मुझे 60 रुपये महीने के स्कॉलरशिप मिलने लगी। तो 60 रुपये बहुत, मेरा एक यार था, तो उसके पास एक साइकिल थी। तो जब 60 रुपया महीना मिलने लगा तो मेरा खाना पीना चलने लगा। पहले खाना पीना नहीं हो पाता था मेरा, तो उसकी साइकिल पर बैठ करके मैं पिक्चर देखता, एक एक दिन में 4-4 पिक्चर देखता था। तो फिर ये हुआ कि फेल हो गया मैं, फेल नहीं होगा, फर्स्ट क्लास नहीं आया मेरा। मैं मेरा फर्स्ट क्लास आता था, टॉप करता था हमेशा। उस साल मेरा 3 नंबर से रह गया। इतनी शर्म मुझे आई कि तब से मैं कानपुर 25 साल तक नहीं गया। फिर मैं बनारस भाग गया वहाँ से, पंडित जी के पास, आचार्य सचदेव जी के पास। तो कभी कभी बेटा ऐसा होता है कि ज़िंदगी में जहाँ आप फेल होते हैं, असफल होते हैं, वहाँ से सफलता की एक और अच्छी राह निकलती है। एक दरवाज़ा बंद होता है, 2 दरवाजे खुलते हैं। अरे और वो हमारे साथ बेहतर हुआ। जी। अगर मैं फर्स्ट क्लास आ गया होता तो वहीं रहता, एसटी कॉलेज में। जब मैं ये हो गया कि किसको मुँह दिखाऊंगा, तो मैं आचार्य हृदय जी के पास पहुँच गया। बाहर आदमी रविंद्रनाथ के साथ जो 25 साल तक थे, जो इंदिरा गांधी के टीचर थे, उनको नेहरू जी मानते थे, तो इतने बड़े आदमी के पास में पहुंचा। मैं उनके बारे में एक किस्सा सुना दूँ ज़रूर। जब मैं उनके पास गया तो पंडित जी खड़े थे, लंबे चौड़े, और जैसे ब्राह्मण लोग पहनते हैं ना, वो बनियान अशबही बाहीं पड़े हुए और कुर्ता यहाँ तक वो चरण स्पर्श किया मैंने। कैसे आए हो?
तो मैंने कहा कि पंडित जी, बता दिया मैंने कि मैं कम नंबर आए मेरे यहाँ के चला आया हूँ, अब आपके पास आया हूँ, कुछ बन जाऊँ मैं। तो कहा उन्होंने कि ऐसे तो नहीं बनता है, आदमी तो अपने परिश्रम से बनता है, कोई बनाता तो नहीं किसी को। कहा तुम आ गए हो तो तुम शिष्य हो, तो शिष्य और गुरु का बड़ा उससे और निकट संबंध क्या होता है, पढ़ो लिखो ठीक है। मैं निकला घर से, उनके घर से निकला तो 1 मिनट बाद उन्होंने बुलाया मुझे, न जान न पहचान न कुछ न कुछ। पूछा तुम्हें भूख तो नहीं लगी? खैर मैंने कहा कि भूख नहीं लगी है, लगी थी लेकिन मैंने कहा भूख नहीं लगी मुझे। तो ऐसा महान गुरु मुझे मिला। और उसके बाद उनके बारे में मैंने किताब लिखी है पूरी। जी जी, उनके विराट व्यक्तित्व को आपने किताब आपके में, हाँ। जो शब्द दिए हैं, आपने भी संघर्ष भूख बड़े करीब से देखा है। बहुत बहुत भूख बहुत सा है मैंने, बहुत भूख सा है और मैंने, जब हाँ। लोकवादी तुलसीदास, आपने तुलसीदास का जो चरित्र आम जनता के सामने रखा, हाँ। और जब आप उनकी बात भी करते हैं तो बार बार एक बात आप जरूर कहते हैं कि वो जब राम को भी का भी बखान करते हैं तो अपनी भूख नहीं छिपा पाते, हाँ। अपना संघर्ष नहीं छिपा पाते। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं हुआ। आपका संघर्ष और भूख के बावजूद आपने जीवन की सुंदरता को बड़े अच्छे ढंग से उजागर किया। तुलसीदास की शख्सियत के 2 रूप हैं, एक तो ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणवादी हैं, जिस कारण उनकी आज आलोचना होती है और ठीक आलोचना होती है। लेकिन दूसरा रूप यह है कि भूख का और बेरोजगारी का जैसा बयान तुलसीदास ने किया है वैसा नागार्जुन ने भी नहीं किया है। दूसरी बात यह है कि जहाँ जहाँ वो परम आनंदित होते हैं, पूरा इनमें निरपवाद रूप से कह रहा हूँ, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, वहाँ कहेंगे अरे ऐसा सुख मिला जैसे भूखे को अनाज से मिलता है। अब देखो तुलसीदास के लिटरेचर में राम और भरत, भरत बिल्कुल तुलसीदास की क्रिएशन है। राम और भरत के मिला, आज भी कहते भरत मिलाप हो रहा है। तो राम को मिलने जब भरत गए तो भरत ने देखा दूर से कि राम वहाँ बैठे हैं। तो भरत दीख बन सैल समाजू, भरत ने देखा उस शैल पर एक भरत बैठे हुए सबके साथ, क्षुधित मुदित जन पायु सुनाजू, जैसे भूखे को अन्न न मिल जाए वैसा सुख हुआ। नहीं दरिद्र सम दुख जगमाही, आग बढ़वागिते बड़ी है आग पेट की। तो ये पूर्विया बाभन, जो बाभन को तो केवल भिक्षा, खाना पीना मिलता जब नहीं ठीक से है तो बड़ी परेशानी होती है। बड़े इसीलिए हमारे फिलॉसफी में, हमारे दर्शन में बहुत सबसे पहला कहा गया है, सबसे पहला ब्रह्म का जो पहला रूप है वो अन्न है, अन्नम ब्रह्म। इसके बाद मन परण अंतकाल ब्रह्म, के बाद मतलब ब्रह्म का जो सबसे बड़ा रूप। बड़े बड़े फिलासफर्स, हम सब जितने लोग बैठे हैं बड़ी बातें कर रहा हूँ, 3 दिन खाना नहीं मिला अगर ठीक हो जाएगी। एक पिक्चर बनाई है चार्ली चैपलिन ने, कभी न देखा हो जो देखना, गोल्ड रश। गए हैं वो सोना ढूंढने, पता नहीं कहाँ सोना ढूंढने गए थे, सोना मिल गया, अन्न नहीं मिला। तो दोनों एक दूसरे को दोनों वो समझते हैं मुर्गा, कि वो दोनों एक दूसरे को पकड़ के खाने लगते हैं। तो इसलिए तुलसीदास, और जो सौंदर्य की बात करती हो, फिराक गोरखपुरी ने मुझसे कहा कि वो मैंने फिराक गोरखपुरी जब 2 साल के थे तभी मैंने समझ लिया था कि इस दुनिया में जितना सौंदर्य है वो तुलसीदास ने देख लिया था। आपके गांव का एक और बड़ा दिलचस्प किस्सा है, उसमें इंसानियत की भी खुशबू है। एक विशेष शाखा आपको खोलनी थी, विशेष संस्थान की, आरएसएस की। जी, अरे जी ठीक हाँ। है, अच्छा। लेकिन आपने कैसे क्यों मना किया? मैं आरएसएस का बहुत कट्टर स्वयंसेवक था। नानाजी देशमुख मुझे मानते थे, दीनदयाल जी बहुत मानते,
प्रताप नारायण तिवारी थे वहाँ। अपने शिखा में जो विद्यार्थी परिषद है, इसकी स्थापना अपने ज़िले में मैंने की थी, गोंडा ज़िले में। तब बलरामपुर ज़िला नहीं तो गोंडा था। 3 महीने के लिए मैं जेल में गया हूँ गांधी के उसमें। गांधी हत्या में आरएसएस पर बैन लग गया था, तो बैन तोड़ने के लिए 3 महीने जेल में रहा हूँ मैं। तो अटल जी वहाँ आए थे जब मैं सेंट्रल जेल था, अटल जी मुझे जानते थे। तो मैं गांव जब गया तो आरएसएस के लोगों ने कहा कि आप अपने गांव में भी शाखा खोलिए। मैंने कहा कि भाई आरएसएस में आ जाओ शाम को लोग लड़के। तो मुस्लिम लड़कों ने सुना कि विश्वनाथ जो हैं वो कोई खेल खिलाने जा रहे हैं, तो वो हिंदू तो कम आए, मुसलमान लड़के ज़्यादा आ गए उसमें। तो अब मैं गया तो देखा कि वहाँ हामिद साहब हैं, अब्दुल अजीज़ हैं, कनाथे हैं, ज़ुकरुद्दीन साहब हैं। अब इनको लेकर के मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहाँ खोलूँ? तो मैंने कहा भाई मेरे बस में नहीं है, मैं गांव में शाखा नहीं खोल पाऊँगा अपने। और आलोचना की बात करें, हाँ, आपने डॉक्टर रामविलास शर्मा पर भी बहुत अच्छा काम किया है जी। क्या आपको लगता है कि उनके व्यक्तित्व के अनुरूप उन्हें उतना समझा नहीं गया, या कहीं ना कहीं? वो डॉक्टर रामविलास शर्मा एक तो रेसलर थे, पहलवान थे, ईमानदार थे, मुंह देखी नहीं करते थे। मुझे एक प्रसंग याद आता है, बड़ी सभा, बहुत बड़ी सभा थी बनारस में, और द्विवेदी जी का भाषण था। अध्यक्षता रामविलास जी कर रहे थे। तो द्विवेदी जी का भाषण अभूतपूर्व होता था, सुनो तो लगता था जादू कर दिया किसी ने, लेकिन रामविलास जी अध्यक्षता कर रहे थे। तो पंडित जी ने भाषण में अपना एक रूपक बांधा कि जो अतीत है वो शव है, और जब साधना की जाती है तो शव का मुंह उलट जाता है, शव शिव हो जाता है। और मैथुराजी का सहारा लेकर देवी जी ने इतना बड़ा रूपक खड़ा किया, और फिर वो जीवित जाता है, अतीत वर्तमान बन जाता है, और भविष्य बनकर कहता है क्या चाहिए तुम्हें। इसलिए अतीत की महिमा ये होती है, वो शव से शिव हो जाता है। पंडित जी का जैसा ढंग था, सब लोग मंत्रमुग्ध थे। अब रामविलास जी ने अध्यक्षता शुरू की, तो अध्यक्ष के भाषण में शुरू में कहा, और ज़बरदस्त थे, वो खड़े नहीं हो पाते थे, ऐंठते हुए खड़े, चलते हुए जैसे दांव मार रहे पहलवान से। कहा पंडित जी तो सब ठीक है, लेकिन आज की दुनिया में तो ये होता है कि शव का नहीं, साधक का ही मुंह बदल जाता है। अब वाह, तो रामविलास जी का थोड़ा ये था कि वो दबते किसी से नहीं थे, निराला के सहचर थे, निराला के वक्त। और निराला पर जो उन्होंने काम किया है, भाषा पर जो काम किया, जो ये काम किया है उन्होंने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाद की परंपरा में डॉक्टर रामविलास शर्मा, ये हिंदी के 3 बड़े आलोचक। आपकी रचनाओं की बात करें, नंगा तलाई का गांव जो स्मृति आख्यान है, बनारस पर आपने लिखा, आप चंडीगढ़ रहे, कानपुर रहे, फिर दिल्ली आए, तमाम शहरों से आपका नाता रहा, लेकिन वो कौन सा शहर है जिसके आपके व्यक्तित्व में, जिसका कभी ना भूलने वाला योगदान है, जिसको बड़े आत्मीयता से आप याद करते हैं? बलरामपुर। जहाँ जब मैंने मिडिल स्कूल किया तो हाई स्कूल में पढ़ना था, तो कैसे जाऊँगा मुझे पता नहीं, जाना मैं चाहता था। पिताजी बीमार थे, हमारे घर में भूखमरी नहीं थी, लेकिन ऐसा पैसा नहीं था कि किसी को बाहर जाकर पढ़ाया जा सके। तो पैसा उनके पास नहीं था, बीमार भी थे, उन दोनों बहुत सख्त बीमार थे, और ये जानते थे कि ये पढ़े बिना रहेगा नहीं। मैं कहता मैं मर जाऊँगा, नहीं पढ़ूंगा तो टीबी हो जाएगी मुझे। पिता की पीड़ा, बाप की पीड़ा, माँ बाप की पीड़ा। माँ बाप जैसे बच्चों को मानते हैं अपना, ऐसा कोई मानता नहीं। और बाप जब असहाय हो जाता है, कुछ कर नहीं पाता अपने बच्चे के लिए, तो बड़ी तकलीफ होती है बाप को। तो गाड़ी सवेरे 5 बजे चलती थी बढ़नी से बलरामपुर। उन्होंने जगाया मुझे 4 बजे, लेटे लेटे कहा कि 5 रुपए हैं मेरे पास, ये लेकर पढ़ना है तो अपने बहन के पास चली जाओ। मेरी बड़ी बहन जिसकी शादी हो गई थी बलरामपुर में,
वो 5 रुपए, पहली ज़िंदगी में मैंने 5 रुपए देखे। तब तक मैंने चाय नहीं पी थी। तो आया स्टेशन पर, देखा चाय मिल रही है और 5 रुपए थे पास में। 5 रुपए तो बहुत बड़ी मानता था मैंने। तो चाय उससे पी कि चाय पिए, चाय कैसे पी होती है। तो उसने कहा कि छुट्टा नहीं है मेरे पास। तो उसने कहा कि अभी टिकट लोगे ना तो छुट्टा मिल जाएगा, पी जाओ। तो 2 अन्नी की चाय मिलती थी। जल गई ज़बान मेरी। वो जानता नहीं था चाय धीरे धीरे पीनी चाहिए। तो वहाँ गया, मैं पढ़ाई किसी तरीके से पढ़ने में अच्छा था, तो लोग सहायता मेरी करते थे। बलरामपुर आपकी यादों में बहुत अब मैं जब गया वहाँ तो 14 साल का था। जी। वहाँ से मैं फिर निकला तो अपनी ज़िंदगी के 14 से 20 साल का समय जो होता है वो मैंने बलरामपुर में बिताया। घोर आरएसएस का आदमी, फिर समाजवादी क्रांति में बना, जेल गया, इतने भूखों मरा, इतने ये पढ़ा वो पढ़ा, इतने मित्र मिले, इतने अच्छे अच्छे दोस्त मिले। अब वो ज़िंदगी जो होती 14 साल के 20 साल की उम्र के साल पहाड़ तोड़ते हैं, मन में इतना उत्साह होता है। एक बड़ा दिलचस्प किस्सा अमिताभ बच्चन से जुड़ा हुआ भी है। हाँ हाँ, अमिताभ जी का, हाँ 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 हाँ, वो वो अमिताभ अमिताभ बच्चन असल में किरोड़ीमल कॉलेज में जब मैं पढ़ाता था, टीचर ने ना, तो अमिताभ बच्चन वहाँ स्टूडेंट था। हिंदी नहीं था, वो साइंस सब्जेक्ट भी पढ़ता था। इसका छोटा भाई हिसाब से सेंटिस्ट में पढ़ता था। तो ये बहुत शाई, अंदर से बड़ा चालाक, शाई ऊपर से, और कोई इतना आउटस्टैंडिंग नहीं था कि देखने उखने में बहुत। आवाज़ अमिताभ बच्चन की और आँखें बहुत। आज भी मैं तुमसे कहता हूँ, जैसी आवाज़ अमिताभ बच्चन की है वैसी आवाज़ किसी की नहीं है। सब लोग समझते थे कि भाई बच्चन जी का लड़का है, तो अमिताभ बच्चन की अपनी कोई हैसियत नहीं थी। हॉकी खेलता था और घूमता रहता था। अब पता नहीं, एक बार वो हुआ कि जो फेयरवेल होता है, मुझे बुलाया गया उसमें, पता नहीं क्यों बुलाया गया। टीचर की होते, छोटा सा था मैं भी, लौंडे लपाड़ी लगता था, मैं टीचर नहीं लगता था, कद छोटा था, पतला था। तो वो सब लोग अपनी अपनी कोई कविता सुना के गाना सुनावे। तो मुझसे कहा तो अमिताभ ने गाना गाया। अमिताभ ने गाना गाया उस समय, गंगा आए कहाँ से गंगा जाए कहाँ से, याद है मुझे, काबड़ी वाला गाना, बड़ा बढ़िया गाया। तो घूम घुमा करके कागज़ रख दे पीछे जिसके वो बोले कुछ उसमें लिखा रहे। तो उसने मैंने पीछे कागज़ रखा, तो खोला उसे, तो लिखा था कविता सुनाइए। तो मैंने कविता सुनाई। गुंचे तेरी हालत पे दिल हिलता है, तबस्सुम माने मुस्कान, बस एक तबस्सुम के लिए खिलता है। गुंचे ने कहा हंसकर, ए बाबा, ये एक तबस्सुम भी किसे मिलता है। सम्मानों की बात करें तो आपको तमाम साहित्य की दुनिया से जुड़े हुए बड़े बड़े सम्मान मिले। शमशेर सम्मान है, साहित्य अकादमी से जुड़ा सम्मान है, लेकिन आप अपने लिए सम्मान को कैसे देखते हैं? क्या किसी की कही कोई बात जो आपके लिए सम्मान से बढ़कर हो गई? कौन सी ऐसी बात या कौन सी ऐसी रचना पर किसी ने कुछ कहा हो कि आपको लगा हो ये मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है? आप अपने लिए सम्मान को कैसे देखते हैं? भगवान की कृपा है और गुरु जी की कृपा है, मेरे द्विवेदी जी की, कि मैंने जो कुछ मुझे सम्मान मिला और जो कुछ कहीं से मिला है वो बिना कहे मिला है। जो असली सम्मान मिलता है ना, बुला बुला के दिया जाता है तो अच्छा लगता है मुझे, वो अपने यहाँ से आता है। अब जैसे अभी मुझे ये साहित्य अकादमी का सम्मान मिला था, ये हिंदी भाषा सम्मान। तो विश्वनाथ पास तिवारी ने फ़ोन किया वहाँ के अध्यक्ष, तो कि आप, मैंने कहा ये मुझे कैसे मिल गया? तो उन्होंने कहा कि आप, बड़ा अच्छा लगा था मुझे। उन्होंने कहा था आपकी निष्प्रियता को मिल रहा है, आपने कभी इसकी इच्छा नहीं प्रकट की, ये कहा उन्होंने।
तो मुझे खूब मिला, अच्छा मिला है और अच्छा लगा है मुझे। डॉक्टर त्रिपाठी, आपके साथ जो साहित्य की इतनी बड़ी विरासत है, वो केवल आपकी विरासत नहीं, हम सभी की विरासत है। ट्रू बेटा, हाँ हिंदी बेटा, साहित्य की, हिंदी पाठकों की। हाँ और हम तो यही चाहेंगे कि आपकी कलम अनवरत चलती रहे हाँ बेटा, और शब्दों के फूल ऐसे ही खिलते रहे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद अच्छा डीडी बेटा। भारती पर साहित्य की में हमसे बातचीत हाँ करने के लिए। बेटा, दूरदर्शन हमारे देश का गौरव है और दूरदर्शन से हिंदी साहित्य जोड़ा रहा है। मैं चाहता हूँ कि हिंदी दूरदर्शन का जो हिंदी विंग है, साहित्यिक विंग है, इसका एक इतिहास लिखा जाए। तो साहित्यिकी में आज हमारे साथ थे डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी, जिनकी साहित्यिक यात्रा पर हमने उनसे बातचीत की। साहित्यिकी में ऐसे ही साहित्य साधकों से आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। आज मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।